हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है निबंध लोभ और नीति के महत्वपूर्ण काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के टॉपिक का पहला काव्यांश है विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। जहाँ लोभ सामान्य या जाति के प्रति होता है वहाँ वह लोभ ही रहता है, पर जहाँ किसी जाति के एक ही विशेष व्यक्ति के प्रति होता है वहाँ वह रुचि या प्रीति का पद प्राप्त करता है। लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख होता है। बात की जाए इस काव्यांश के प्रसंग की तो यह गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीति से लिया गया है। लोभ नामक मनोभाव की परिभाषा और उसकी उदाहरण सहित व्याख्या करने के उपरांत शुक्ल जी प्रीति या प्रेम की परिभाषा और उसकी व्याख्या करते हैं। बात की जाए इस गद्यांश की व्याख्या की तो इसमें लोभ का अर्थ है किसी को प्राप्त करने की इच्छा। यदि किसी एक खास वस्तु या व्यक्ति को पाने की, उसको अपने निकट रखने और जुदा न होने की इच्छा हो तो इस इच्छा को प्रेम कहते हैं। लोभ तामसिक या राजसिक भाव कहा गया है, परंतु विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति लोभ सात्विक निर्मल होता है। जब तक व्यक्ति किसी एक विशिष्ट को नहीं, सबको हड़पना चाहता है, सब पर अधिकार करना चाहता है तो वह लोभी कहलाता है। सभी सुंदर मूर्तियों को देखकर शुद्ध होना और उसको अपने में रखने की इच्छा लोभ है, पर यदि किसी विशिष्ट मूर्ति की कला पर मुग्ध होकर आप उसे पाना चाहते हैं तो वह मनोभाव लोभ नहीं प्रीति है। लोभ की इच्छा का केंद्र एक नहीं अनेक पदार्थ होते हैं और प्रेम का केंद्र केवल एक विशेष पदार्थ या व्यक्ति ही होता है। अनेक स्त्रियों के यौवन स्वरूप पर मुग्ध होकर उनके पीछे भागना लोभ है। किसी एक स्त्री के गुणों पर मुग्ध होकर और उसे पाने की इच्छा करना प्रेम या प्रीति है। बात की जाए इस काव्यांश की विशेषताओं की तो इसकी पहली विशेषता है लेखक ने संक्षेप में पहले अपनी बात कही है, बाद में वह अपनी बात समझाते हैं। इसी को समास और व्यास शैली कहा जाता है। दूसरा, सृष्टि लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख है। तीसरा, भाषा इतनी कसी हुई है कि कोई शब्द इधर से उधर नहीं किया जा सकता। चौथा, परिनिष्ठ भाषा का प्रयोग है। लोभ और प्रीति निबंध का दूसरा काव्यांश है रसखान तो किसी की लकुटी अरु कामरिया पर तीनों पुरों का राज सिंहासन तक त्यागने को तैयार थे, पर देश प्रेम की दुहाई देने वालों में से कितने अपने किसी मत्थे मांधे भाई के फटे पुराने कपड़ों और धूल भरे पैरों पर रीछकर या कम से कम ना खींचकर बिना मन मैला किए कमरे की फर्श भी मैली होने देंगे। मोटे आदमियों, तुम ज़रा सा दुबले हो जाते अपने अंदेशे से ही सही तो ना जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। बात की जाए इस काव्यांश के प्रसंग की तो यह गद्यांश आचार्य शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीति से लिया गया है। सच्चे देश प्रेम के लक्षण बताते हुए तथा स्वयं को देश प्रेमी होने का ढिंडोरा पीटने वालों को
आड़े हाथों लेते हुए शुक्ल जी कहते हैं। अब हम इस काव्यांश की व्याख्या देखेंगे। इस प्रसंग में शुक्ल जी कहते हैं, रसखान सच्चे प्रेमी थे, अनन्य कृष्ण भक्त थे। वह गौएं चराने वाले कृष्ण की लीलाओं पर इतना मुग्ध थे, उनके गोपासक्त रूप पर इतना लुब्ध थे कि उनका सामीप्य पाने के लिए, उनके चरणों में स्थान पाने के लिए वह राजपाट, भोग विलास, स्वर्ग और मोक्ष सब त्यागने के लिए तत्पर थे। उनके लिए कृष्ण प्रेम की तुलना में वह सब पदार्थ तुच्छ थे। हमारे देश के देश प्रेमी की दुहाई देने वाले, स्वयं को देशभक्त कहलाने वाले तो अनेक हैं, पर उनका देश प्रेम का दावा झूठा है। वह दिखावा करते हैं, केवल ढिंढोरा पीटते हैं वाहवाही पाने के लिए। सच्चा देशभक्त अपनी भूमि से, भूमि पर रहने वालों से सच्चा प्यार करता है। उसका प्रेम गरीबों, निर्धनों, असहायों की सहायता और सहानुभूति में प्रकट होता है। परंतु हमारे देश के ढोंगी देश प्रेमी गरीबों से, कंगालों से, छोटी जाति वालों से, मैले कुचले वस्त्र धारण करने वालों से घृणा करते हैं। उन्हें अपने घरों में प्रवेश नहीं करने देते, उनको धुतकारते हैं। ऐसे मनोभाव और आचरण करने वालों को देश प्रेमी कहना गलत है। पूंजीपतियों, धनवान सेठों, तोंद फुलाए साहूकारों पर व्यंग्य कसते हुए लेखक कहता है, मोटे आदमियों, तुम्हारे शरीर पर मांस बहुत अधिक बढ़ गया है, तुम्हारी तोंद फूल गई है, पर स्वास्थ्य के लिए तो यह हानिकारक है। यदि तुम दुबले हो जाओ, अपना वज़न कम कर लो, भले ही अपनी चिंताओं, आशंकाओं और काल्पनिक दुर्घटनाओं के कारण, तो एक ओर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दूसरी ओर गरीब, कंकाल हड्डियों के ढांचे, मांस रह गए लोगों को भी कुछ राहत मिलेगी, वह चैन की सांस लेंगे। अब हम इस काव्यांश की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इसकी पहली विशेषता है, ढोंगी बगुला भगत देश प्रेमियों पर कटाक्ष किया गया है। दूसरा, मध्यकालीन कवियों और कविता के प्रति लगाव, काव्य पंक्तियों को उद्धृत कर निबंध को रोचक बनाया गया है। तीसरा, जनभाषा का प्रयोग किया गया है। चौथा, समानांतरता रीझकर या कम से कम ना झीझकर। पांचवा, मुहावरों का प्रयोग किया गया है, जैसे मन मैला ना करना, ठठरियों पर मांस चढ़ाना आदि। इस निबंध का तीसरा महत्वपूर्ण काव्यांश है, धन का जो लोभ मानसिक व्याधि या व्यसन के रूप में होता है, उसका प्रभाव अंतःकरण की शेष वृत्तियों पर यह होता है कि वह अनभ्यास से कुंठित हो जाती है। जो लोभ और मान अपमान के भावों को, करुणा और दया के भावों को, न्याय अन्याय के भावों को, यहाँ तक कि अपने कष्ट निवारण या सुखभोग की इच्छा तक को दबा दें, वह मनुष्यता कहाँ तक रहने देगा। बात करें इस काव्यांश के प्रसंग की, तो यह प्रसंग आचार्य शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीति से लिया गया है। कौन सा और किस प्रकार का लोभ अच्छा होता है, धर्म होता है, यह बताने के लिए लेखक धन के लोभ के दुष्परिणाम बताते हैं। वह कहते हैं कि, अब हम इस प्रसंग की व्याख्या देखेंगे। धन का लोभी 99 के फेर में पड़ा रहता है। वह चाहता है कि उसका धन, उसकी संपत्ति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहे। उसे संचित धन संपत्ति से संतोष नहीं होता। यह मनोवृत्ति एक प्रकार का मानसिक रोग है। शारीरिक रोग शरीर को क्षीण और अस्वस्थ बनाता है। मानसिक रोग मन को, हृदय को, आत्मा को दुर्बल और अस्वस्थ बनाता है। लोभ एक प्रकार की बुरी लत है। शराब पीने, जुआ खेलने, धूम्रपान करने की लत एक बार लग गई कि जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती और अन्य
समान की आत्मा को नाश करती है। इस लोभ वृत्ति का प्रभाव हृदय के कोमल भावों, दया, करुणा, सहानुभूति, प्रेम आदि सभी पर पड़ता है। लोभ के कारण मनुष्य की ये कोमल भावनाएं, सद्वृत्तियां लुप्त हो जाती हैं। लोभ में रहते मनुष्य के हृदय में फटकती भी नहीं है। लोभ द्वारपाल की तरह इन्हें हृदय में प्रवेश नहीं करने देता। धीरे धीरे ये सद्वृत्तियां कुचली जाकर नष्ट हो जाती है और मनुष्य पशु बन जाता है। लोभी व्यक्ति मान, अपमान, जात की चिंता नहीं करता। यदि अपमान किए जाने पर उसे धन पाने की आशा हो तो वह मुस्कुराते हुए घोर से घोर अपमान भी सहन कर लेता है। लोभ के कारण वह दीनों, दुखियों, भूख से तड़पते बच्चों पर भी दया नहीं करता। उनका गोदाम भरा होने पर भी 2 मुट्ठी अनाज देकर उसकी जान नहीं बचाता। पत्थर की तरह कठोर बना रहता है। धन की खातिर वह अन्याय, अनीति, अत्याचार करने से भी नहीं चूकता। धन ही उसका देवता है, आराध्य है, सब कुछ है। धन की देवी लक्ष्मी उसके लिए देवी ना होकर धातु की कठोर प्रतिमा बन जाती है। इतना ही नहीं, वह अपने सुखों और सुविधाओं की परवाह भी नहीं करता। बिजली का बिल कम करने के लिए पंखा ना चलाकर रात भर पसीने में लथपथ करवटें बदलना, कष्ट पाना उसे स्वीकार है, पर पैसा खर्च करना नहीं। स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर लार टपकती है, पर उन्हें खरीदकर खाना उसके बस की बात नहीं है। अब हम इस काव्यांश की विशेषताएं देखेंगे। इसकी पहली विशेषता है विषय के अनुरूप संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त परिनिष्ठित भाषा के साथ साथ जनभाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा, वाक्य पर्याप्त लंबा है। एक वाक्य से बहुत बड़ी बात कही गई है, पर क्लिष्टता नहीं है। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य ने कथन को प्रभावशाली बना दिया है। इस निबंध का चौथा महत्वपूर्ण काव्यांश है प्रेम का प्रभाव एकांत में भी होता है और लोक जीवन के नाना क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ता है। एकांत प्रभाव उस अंतर्मुख प्रेम में देखा जाता है जो प्रेमी को लोक के कर्म क्षेत्र से खींचकर केवल 2 प्राणियों के एक छोटे से संसार में बंद कर देता है। उसका उठना बैठना, चलना फिरना, मरना जीना सब उसी घेरे के भीतर होता है। वह उस घेरे के बाहर कोई प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से कुछ भी नहीं करता। उसमें जो साहस, धीरता, दृढ़ता आदि दिखाई देती है वह प्रेम मार्ग के बीच प्रेमोन्माद के रूप में, लोक के बीच कर्तव्य के रूप में नहीं। चलिए अब हम इस काव्यांश के प्रसंग की बात करें। यह गद्यांश आचार्य शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीति से लिया गया है। लोभ नामक मनोभाव के विषय में विस्तार से लिखने, लोभ और प्रेम का अंतर बताने के बाद लेखक ने 2 व्यक्तियों के बीच प्रेम भाव अंकुरित होने पर प्रेमी युगल की मनोदशा का वर्णन करने के उपरांत प्रेम के 2 स्वरूपों की चर्चा की है। बात की जाए इस काव्यांश की व्याख्या की, इसमें बताया गया है कि प्रेम 2 प्रकार का होता है, एकांतिक प्रेम और व्यापक प्रेम। एकांतिक प्रेम 2 व्यक्तियों, विशेषतः स्त्री पुरुष, प्रेमी प्रेमिका के बीच होता है। यह संकीर्ण होता है क्योंकि इसका क्षेत्र केवल 2 व्यक्ति होते हैं। सामान्यतः इसे ही प्रेम कहा जाता है। इस प्रेम में प्रेमी प्रेमिका अपने छोटे से प्रेम जगत में सिमट कर रह जाते हैं। उन्हें अपने अतिरिक्त किसी अन्य से कोई लगाव नहीं होता। वह अपने प्रेम की दुनिया में इतने लिप्त और व्यस्त रहते हैं कि बाह्य जगत से, समाज से, देश से उनका नाता टूट जाता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, उक्ति इन पर चरितार्थ होती है। उनका किसी से लेना देना नहीं होता। परिवार, देश, जाति, धर्म के प्रति अपना कर्तव्य, दायित्व भूलकर वे केवल एक दूसरे में समाये रहते हैं। प्रेमी जो कुछ करता है केवल अपनी प्रेमिका को ध्यान में रखकर,
उसे लुभाने तथा प्रभावित करने के लिए। यही स्थिति प्रेमिका की होती है। उसके प्रणय केंद्र केवल उसकी प्रेमिका होती है। उसका सारा ध्यान प्रेमी पर केंद्रित होता है। दुनिया से उसे कोई लेना देना नहीं होता। प्रेमी यश कीर्ति की परवाह नहीं करता। देश सेवा, समाज सेवा, धर्म कर्म से उनका कोई संबंध नहीं रहता। वह सब कुछ भूलकर केवल प्रेम भाव में डूबा रहता है। उसमें यदि कुछ गुण हैं, कुछ चारित्रिक विशेषता हैं, तो वह उनका प्रयोग केवल अपने पात्र को रिझाने के लिए करता है। यदि साहस दिखाता है तो प्रिय को पाने या उसकी रक्षा करने में उसकी धीरता और कष्ट सहिष्णुता प्रकट होती है। प्रिय की विरह पीड़ा सहने, प्रिय की प्रतीक्षा करने में उसकी दृढ़ता होती है। उसका संसार प्रेम का संसार होता है। वह उसी चार दीवारी में बंदी बन जाता है। उसके इस आचरण को देख लोग उसे प्रेम में पागल या प्रेम मतवाला कहते हैं। वह समाज, जाति, देश, धर्म आदि के प्रति उदासीन रहता है। उसके प्रति अपने कर्तव्य और दायित्व को भूल जाता है। बात की जाए इस काव्यांश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है लेखक की लोक मंगलवादी दृष्टि है। वह एकांतिक प्रेम को समाज देश के लिए अशुभ मानता है। दूसरा, भाषा सरल, सहज तथा प्रभावमयी है। बात की जाए लोभ और प्रीति निबंध के पांचवें महत्वपूर्ण काव्यांश की, तो वह है प्रेमी तो प्रेम कर चुका, उसका कोई प्रभाव प्रिय पर पड़े या ना पड़े, उसके प्रेम में कोई कसर नहीं। प्रिय यदि उससे प्रेम करके अपनी आत्मा को तुष्ट नहीं करता तो उसमें उसका क्या दोष। तुष्टि का विधान ना होने से प्रेम के स्वरूप की पूर्णता में कोई त्रुटि नहीं आ सकती। जहाँ तक ऐसे प्रेम के साथ तुष्टि की कल्पना या अतृप्ति का शोभ लगा दिखाई पड़ता है, वहाँ तक तो उसका उत्कर्ष प्रकट नहीं होता। पर जहाँ आत्मपुष्टि की वासना विरत हो जाती है या पहले से नहीं रहती, वहाँ प्रेम का अत्यंत निखरा हुआ, निर्मल और विशुद्ध रूप दिखाई पड़ता है। चलिए अब हम इस काव्यांश के प्रसंग को देखते हैं। यह गद्यांश आचार्य शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीति से लिया गया है। प्रेम के विविध स्वरूपों की चर्चा करने के बाद लेखक सच्चे प्रेम के स्वरूप का आख्यान करता है। यह प्रेम ऐसा होता है कि इसमें प्रेमी केवल देना जानता है, बदले में कुछ नहीं चाहता। वह प्रिय की उदासीनता, उपेक्षा, तिरस्कार को जानते हुए भी प्रेम करता है। बात की जाए इस काव्यांश की व्याख्या की, जब प्रेमी युगल में से केवल एक प्रेम करता है तथा दूसरा उसके प्रति उपेक्षा, उदासीनता का व्यवहार करता है, तो उसे एक पक्षीय प्रेम कहा जाता है। आचार्यों ने ऐसे प्रेम को रसाभास कहा है, परंतु वस्तुतः यह प्रेम का एक उदात्त स्वरूप है। प्रेमी एक बार प्रिय के संपर्क में आकर उसके गुणों पर लुब्ध होकर प्रेम कर बैठता है, दिल दे बैठता है, तो सदा के लिए प्रिय का हो जाता है। वह इस बात की चिंता नहीं करता और ना इस बात को जानकर विचलित होता कि प्रिय उसके प्रेम की ओर ध्यान नहीं देता, उसका तिरस्कार कर रहा है। उसका प्रेम की तीव्रता ज्यों की त्यों बनी रहती है, उसमें कोई कमी नहीं आती। वह प्रिय की निष्ठुरता की परवाह नहीं करता। उसका काम तो प्रेम करना है। प्रतिदिन में प्रिय का प्यार मिले या ना मिले, प्रिय के व्यवहार को उसका दोष ना मानकर अपना दुर्भाग्य मानता है। यदि कोई प्रेमी प्रिय की उदासीनता, उपेक्षा, तिरस्कार देखकर दुखी होता है, मुग्ध होता है, प्रिय के प्रति दुर्भाव लाता है, तो वह सच्चा प्रेम नहीं है। यह प्रणय के उदात्त शिखर से गिरकर, बरसकर दलदल में गिरना और फंसना है।
जो व्यक्ति प्रेम करता है, निष्काम भाव से प्रेम करता है, प्रिय के संपर्क से तृप्ति नहीं चाहता, उसका प्रेम निस्वार्थ होता है, वही सच्चा प्रेमी है। ऐसे ही प्रेम को सात्विक, निर्मल, पवित्र प्रेम कहा जाता है। बात की जाए इस काव्यांश की विशेषताओं की, इसकी पहली विशेषता है यह मनोभाव के काव्यांश से जोड़ा गया है। मनोविज्ञान और काव्यशास्त्र का समन्वय निबंध की विशेषता है। दूसरा, प्रणय के संबंध में भारतीय चिंतक तो प्रेम को कामना वासना से अलग मानता है। तीसरा, सरल, सहज, प्रसाद गुण संपन्न भाषा प्रयोग की गई है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने निबंध लोभ और प्रीति के महत्वपूर्ण काव्यांशों की व्याख्या को जाना। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।